स्वागत है बच्चों आप सभी का माँ आशापुरा विद्या संकुल के ऑनलाइन टीचिंग में। आज हम कक्षा 9वीं में हिंदी विषय में अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के बारे में देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम परिभाषा को देखें तो भाषा के वर्णन, शब्द तथा वाक्य के आदि प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्धि है। वाक्य रचना की अशुद्धियाँ का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना। अंततः हमें बोलने या लिखने के समय कुछ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। यानी कि यहाँ क्या बताया है कि जो अशुद्धियाँ होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है कि व्याकरण के नियम होते उसको सही रूप में न जानना। और हमको यह बात को ध्यान रखना चाहिए कि कुछ जो भी कुछ लिखा है और वो बिल्कुल वो स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अब हम पदक्रम संबंधी नियम के बारे में देखेंगे। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। हिंदी में पदक्रम संबंधी नियम निम्नलिखित है। सबसे पहले है वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें तो जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। जितेंद्र क्या है? कर्ता। कर्म क्या है? क्रिकेट। और क्रिया क्या है? खेलना। कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्राय कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें तो माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है, ये क्या है? संप्रदान। माताजी चाकू से फल काटती है, कर्म। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, अधिकरण। कुछ स्थलों पर ये कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे प्रियदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। जैसे कि अपराधी का पता चला, क्यों? यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? यानी कि यहाँ क्या बताया कि जो पद प्रश्न के विषय से ठीक से पहले क्या हुआ है, यहाँ पर प्रयुक्त होता है। क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। यानी कि मोहन धीरे धीरे चल रहा है, श्याम तेजी से दौड़ रहा था। यानी कि सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। यानी कि छात्र ने गुरु जी को एक फूलों की माला पहनाई, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। हम उसको शुद्ध कैसे करेंगे? छात्रों ने गुरु जी को फूलों की एक माला पहनाई। यानी कि आपको परीक्षा में इस तरह ही अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे, उसको आपको क्या करना होगा? शुद्ध कर कर लिखना होगा। दूसरा देखें तो यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य। उसको शुद्ध कैसे करते हैं? गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग की क्रिया से पहले होता है। जैसे कि शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे, शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा। यानी कि यहाँ क्या बताए कि नकारात्मक अर्थ का प्रयोग क्रिया से पहला हुआ, वो आप उदाहरण में देख सकते हैं। आग्रह के लिए न अवयव का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। चलोगे ना? तुम भी जाओ ना? यहाँ क्या है कि न अवयव का प्रयोग क्या हुआ है? वाक्य के अंत में होता है। अब हम अन्वय संबंधी नियम के बारे में देखेंगे। अन्वय अर्थात मेल या अनुरूपता। वाक्यों के पदों की क्रिया का उसको लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना अन्वय कहलाता है। अन्वय संबंधी नियम निम्नलिखित है। जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एकवचन में रहती है। यानी कि यहाँ क्या बताया कि जो कर्ता और कर्म विभक्ति में सही होते
हैं तब क्या होता है, सदा जो क्रिया होती है वो पुल्लिंग एक वचन में रहते। जैसे कि हम उदाहरण में देखें तो गलत वाक्य है, माँ ने लड़की को बुलाई। तो सही वाक्य क्या है, माँ ने लड़की को बुलाया। यानी कि यहाँ क्या बुलाया वो क्या है, पुल्लिंग एक वचन है। क्या आपने मीना को पहचानी, क्या आपने मीना को पहचाना। यानी कि ये दो उदाहरण है, उसमें क्या बताए, क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में दर्शाया है। भिन्न भिन्न लिंगों की दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा एक वचन में आए तो क्रिया अवसर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। जैसे कि उदाहरण देखें तो राम लक्ष्मण और जानकी वन में गए, गाय और बैल चर रहे हैं, राजा और रानी नगर में गए, जंगल में भालू शेर और लोमड़ी रहते हैं। अब हम यदि कर्ता या लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। जैसे कि उदाहरण देखें तो तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है। यानी कि यहाँ क्या बताया कि जो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त है वो कर्ता लिंग अर्थांत हो तो क्रिया पुल्लिंग प्रयुक्त होती है, वो उदाहरण में देख सकते हैं। आदरार्थक एक वचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे कि उदाहरण देखें तो गांधी जी महान नेता थे। यहाँ क्या बताए कि एक वचन कर्ता के लिए क्रिया में बहुवचन में प्रयुक्त होती है, वो देख सकते हैं। और है आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्षण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बूंद, लोग आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे कि उदाहरण देखें तो उसके आंसू रुकते ही नहीं, मेरे प्राण संकट में आ गए, विवाह के शुभ समाचार मिले, लोग तो बात बनाते रहते हैं। प्रत्येक हर एक एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे कि उदाहरण देखें तो गलत है, क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण हो गए। लड़के और होंगे उसके बीच क्या है, अंडरलाइन है, उसको हमको सही करना होगा। जैसे कि क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा, ये क्या लड़के के जगह क्या लगाया, लड़का, और होंगे की जगह होगा। यानी कि आपको परीक्षा में इस तरह ही उदाहरण गलत दिए जाएंगे, उसको आपको सही कर कर लिखना होगा। हर एक मजदूर अफसर से मिले, मिले के नीचे क्या है, अंडरलाइन, उसको हमको क्या होगा, सही कर कर लिखना होगा। तो है हर एक मजदूर अफसर से मिले। आपके भाषण के लिए आपके भाषण के एक शब्द तुले हुए थे, तो आपके भाषण का एक शब्द तुला हुआ था। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम देखें तो उदाहरण, तुम्हारी स्कूल कहाँ है, वो तुम्हारी के नीचे क्या है, अंडरलाइन, तो उसको हमको सही कर कर लिखना होगा। तो सही वाक्य क्या है, तुम्हारा स्कूल कहाँ है। यानी कि आपको परीक्षा में इस तरह ही उदाहरण गलत दिए गए हैं, उसको आपको सही कर कर लिखना होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इतना तक पढ़ते हैं, आगे का अभ्यास हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। थैंक यू।